सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ आगे के टर्म्स रोटेशन चैप्टर में जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं, आगे यूज़ होंगे। तो चलिए उसको जानते हैं वो क्या क्या है। ठीक है, काफ़ी आसान होने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सेकंड लेक्चर होगा, इस पे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या होता है ये हमको देखना है। कल बहुत बेसिक सी चीज़ें हम आपको बता रहे थे, काफ़ी आसान सी चीज़ें जो कि पहले ऑलरेडी देख चुके थे। तो वो सब चीज़ें तो आसानी थी, जो आपको समझ में तो आया ही होगा बिल्कुल। और उससे पहले एक लेक्चर देखना था बच्चों आपको सर्कुलर मोशन का। अगर आपने वो देख लिया होगा तो आपको और भी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ का वहाँ डिस्कशन हो चुका था, तो बार बार वही करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप बिल्कुल देख लिए होंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये रिजिड बॉडी आज हम देखने वाले हैं। रिजिड बॉडी आखिर होता क्या है, रिजिड। और बच्चों ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसको नाम भी दे दिया जाता है। इसको कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये है क्या। ये चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना। इस चैप्टर का नाम ही दे दिया जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मतलब कि यहाँ पे रिजिड बॉडी का जो भी मोशन वगैरह हो रहा है, नच रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे रिजिड बॉडी ही होता है ना। तो इसीलिए इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स भी कहीं कहीं पे बोल जाता है। कहीं कहीं पे तो रोटेशन बोलते हैं, है ना, रोटेशन बोलता है। लेकिन कहीं कहीं पे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोल जाता है। पूरा चैप्टर का नाम यही है, क्योंकि इसमें यही चीज़ देखना है, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी है क्या वो हम आपको बताते हैं। रिजिड मतलब आप समझ रहे होंगे कि सॉलिड बॉडी है, एकदम सॉलिड चीज़ है, तो वो रिजिड है, मतलब टूटेगा नहीं। तो यह बात पूरी सही नहीं है, क्योंकि देखिए रिजिड बॉडी उसी को बोलते हैं जो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ सिस्टम। बोला जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, देन द बॉडी विल बी, है ना बच्चों, रिजिड। ऐसा इसलिए बोला जाता है, देखिए जब कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी, जैसे ये भी चीज लिखने वाला है, ठीक है, तो इसके दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस लेंगे ना, अगर वो सेम है, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में, कोई भी बच्चों, है ना, एनी, देखिए लिखा हुआ एनी टू पार्टिकल, मतलब कोई भी दो पार्टिकल लेंगे। ये सेम सेम नहीं लेंगे हमेशा, कोई भी दो पार्टिकल सोच लीजिए आप अपने मन में। एक यहाँ से उठा लिया, एक ये वाली, और एक यहाँ से कोना पे उठा लिया, ये दोनों के बीच का भी डिस्टेंस एकदम सेम रहेगा, है ना बच्चों, समय के साथ हमेशा सेम रहेगा। ये दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस समय के साथ हमेशा हमेशा सेम रहेगा, है ना। किन्हीं भी दो पार्टिकल ले लीजिए, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो कभी बदल नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बीच में यहाँ पे लिख देते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। तब जाकर पूरी सही होगी। मतलब समय के साथ दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी अगर नहीं बदल रही हो तो रिजिड बॉडी हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है ना। तो एक एग्जांपल देता हूँ तो और अच्छा से क्लियर होगा आपको। एग्जांपल में आप ये समझ लीजिए ना कि एक एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। एक ये ब्लॉक है और ये एक रस्सी से कनेक्टेड है, रस्सी है ना बच्चों। तो रस्सी तो ढीला भी होता है ना बच्चों। और ये कहाँ पे है, ये एक जमीन पे है, ठीक है। और बिल्कुल सेम ही नीचे भी बना देता हूँ। यहाँ पे भी दो ब्लॉक दिया हुआ है ना बच्चों, ये भी रस्सी से कनेक्टेड है। तो ये रस्सी से अगर कनेक्टेड है और अगर इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है ना बच्चों। और बोला जा रहा है कि इस केस में क्या है ना, कि इस केस में v1 बराबर v2 है, मतलब कि दोनों का वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब यही हुआ ना, v1 बराबर v2 है, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम है। और दूसरा केस में बोला जा रहा है कि v1 डज नॉट इक्वल टू v2। अब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोनों का मास मान लेते हैं कि m है, ये भी m है, मानने के ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं। ये भी v1 से जा रहा था, ये भी v2 से जा रहा था। तो क्या बात है ना यहाँ पे कि बच्चों, अगर ध्यान से देखिए, अगर ये मास का वेलोसिटी v2 है और इस मास का वेलोसिटी v1 है,
और ये दोनों वेलोसिटी सेम है। सोचिए ये दोनों वेलोसिटी सेम है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से ये जा रहा है तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब ये धागा टाइट होगा, इसमें टेंशन टाइट होगा, है ना बच्चों। ये जितना टेंशन इधर लगेगा जितना टेंशन इधर भी लगेगा, मतलब धागा टाइट है तो ये सेम मोशन से जा ही रहा होगा, जाता ही रहा होगा। तो ये पूरा सिस्टम में कहीं भी देखेंगे तो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की दूरी कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा। जब ये दोनों वेलोसिटी सेम है, इस पार्टिकल के बीच की दूरी बदलेगा, इस पार्टिकल की दूरी बदलेगा। कहीं भी दो पार्टिकल ले लेंगे उसके बीच की दूरी नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि बच्चों ये रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा। ये हो गया आपका रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी हो गया। नीचे देखेंगे अगर हम तो इसमें क्या है ना कि इसका मास है m, और ये v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है, और दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं। इसका कुछ और वेलोसिटी है, इसका कुछ और वेलोसिटी है। ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बच्चों देखा जाए तो ये दोनों सेम नहीं होगा, तो ये जल्दी स्पीड भागेगा, ये धीरे धीरे भागेगा, लेकिन टेंशन फिर भी आएगा। मान लेते हैं कि v2 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है, v2 का वैल्यू दे दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और इसको दे दिया है v1 का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। तो सोचिए ना बच्चों क्या होगा, ये धीरे धीरे जा रहा होगा, धीरे धीरे 1 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से स्पीड में आ रहा होगा। ये जाके स्पीड में इसको ठोक देगा और ये धागा क्या होगा, धागा में स्लैक आ जाएगा, धागा ढीला पड़ जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे। तो आप ही देखिए ना, अभी कुछ और वेलोसिटी है, जब इसको धक्का मारेगा तो कुछ और वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब इन दो पार्टिकल के बीच में दूरी हमेशा बदलता रहा होगा, है ना। इसके बीच की अभी दूरी कुछ और है, ये वेलोसिटी और बढ़ जाएगा तो ये धागा में स्लैक आ जाएगा, मतलब ऐसे ढीला हो जाएगा। ये दोनों के बीच की दूरी फिर बदल गया। तो अगर दूरी हमेशा बदल रहा है टाइम के साथ तो ये नॉन रिजिड बॉडी हो गया, मतलब ये रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड, है ना बच्चों, नॉट रिजिड। रिजिड बॉडी ये है ही नहीं फिर, आ रहा समझ में। तो ऐसा हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चों, सिंपल तरीक़ा से पढ़िएगा तो सिंपल ही लगेगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, चीज़ें आसानी होती है। ओके, तो ये चीज़ें हमें आ गई समझ में। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास अगर कोई रिंग दे दिया हो, रिंग में 2 रिंग और है, ये ऐसे जा रहा है ओमेगा से, ये भी ऐसे आ रहा है ओमेगा से, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों का सिस्टम जो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ये भी ओमेगा से, ये भी ओमेगा से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट होगा, है ना। ऐसे समझ सकते हैं। बस आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बाकी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर बच्चों मान लेते हैं कि कहीं पर अगर आपको दे दिया जाए, अगर आप सोच रहे हैं कि बलून होता है ना, तो बलून अगर आप देखें तो वो दोनों तरह का बिहेव करता है, रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर हम बलून को फुला देते हैं, उसमें एयर टाइट कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो रिजिड बॉडी की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उसको दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उन दो पार्टिकल, कोई भी 2 पार्टिकल के बीच का दूरी को बदल रहा होगा। पचका रहे हैं तो दूर चला जा रहा होगा, छोड़ देंगे तो पास आ जाता होगा। तो इसका मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, रिजिड की तरह और नॉन रिजिड की तरह। तो चीज़ें इस तरीक़ा से बदलती है ना बच्चों। तो काफ़ी आसान है यार, ऐसे चीज़ें बदलती है आपके हिसाब से। तो रिजिड बॉडी क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इन्हीं भी 2 पार्टिकल के बीच में, मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर ले लिया, इसमें 2 पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ना, एक ये पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट होता है, लेकिन हम ले लिए 2-3, एक इसका वेलोसिटी ऐसे है, इसका वेलोसिटी ऐसे है ना। मान लेते हैं कि गोल गोल घूम रहा हो, इसीलिए इसका वेलोसिटी ऐसे है। मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा हो बच्चों, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहा होगा। तो ये रिजिड है, हमें पता है, क्योंकि ये स्टोन है ना बच्चों। स्टोन में क्या ही चेंज होगा। इन दोनों को अगर हम मिला दें ऐसे करके तो ये हो जाएगा। मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वेलोसिटी एट ए पॉइंट, वेलोसिटी एट बी पॉइंट, है ना। तो एंगल थीटा दिया हुआ है, एंगल, एक सेकेंड, ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है मान लेते हैं। और ये चीज़ हम मान लेते हैं ना बच्चों, ये इस डायरेक्शन में, सॉरी देखिए यहाँ पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो इसका एंगल ऐसे मान लेते हैं थीटा है, ये अल्फा है। तो ऐसे करके हम चीज़ें मान सकते हैं। अगर कहीं पे दिया हो तो इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा भी ए कॉस ऑफ थीटा डिग्री, कॉस ऑफ थीटा ऊपर हो जाएगा भी ए साइन ऑफ थीटा। ए पॉइंट का निकाल दिया, बी पॉइंट का क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपको भी बी कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। और इसको परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका भी बी साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ ऐसे ऐसे कंपोनेंट लेके, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ जाए, अगर आ जाए बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट,
ये पॉइंट का क्या होगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट, तो बी पॉइंट को रेस्ट पे ला दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो, इस डायरेक्शन वाला इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन वाला इस डायरेक्शन में, तो आप देख लेना फिर कहाँ पे आ जाए। चीज़ आसान है ना बच्चों, आसान ही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और भी चीज़ें। तो रिजिड बॉडी अगर आपने देख लिया तो कल ही बताया था हमने कि हम अभी यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना वो उसके हिसाब से 3 ही प्रकार का मोशन पढ़ेंगे। रिजिड बॉडी में 3 ही प्रकार का मोशन पढ़ते हैं। वो क्या होता है, एक होता है प्योर ट्रांसलेशनल, एक होता है प्योर रोटेशनल, एक होता है दोनों को कंबाइन कर देंगे, रोटेशन भी कर रहा हूँ और चल भी रहा हो, ट्रांसलेशन भी हो रहा हो। तो ट्रांसलेशन बच्चों नहीं पता है आपको, बिल्कुल आसानी से पता होगा। ट्रांसलेशन मोशन में होता ही क्या है, ट्रांसलेशन मोशन में होता ही क्या है आपको तो याद होगा ही कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं ना कि यही एक छोटा सा स्टोन है, इसमें सारा पार्टिकल का मास m1 m2 m3 मतलब सारा अलग अलग डिस्क्रीट मास सिस्टम समझिए। डिस्क्रीट मास सिस्टम आपको समझ में आता है बच्चों। इस जो स्टोन है ना कहीं पे इसका हर जगह पे पार्टिकल्स हैं इसके, है ना। ये स्टोन कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चों, समझिए आप मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये मान लेते हैं ना कि कोई सिस्टम है, इसमें यहाँ पे कुछ पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे, इस सब का मास अलग अलग है, हर जगह पे नहीं है। देखिए ये वैकेंट है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, ये सब खाली जगह है, वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, जहाँ जहाँ पे डॉट है वहाँ पे पार्टिकल्स हैं। तो हम तो उन्हीं का लेंगे ना बच्चों, उसी का मास लेंगे ना, हर जगह पे नहीं है, इसलिए इसको डिस्क्रीट बोला जाता है। हर जगह पे नहीं है, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहीं पे मासेज हैं इसके, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये मान लेते हैं कि मास आपको दे रखा हो, m1 है, ये m2 है, ये m3 है, m4 है, m5 है, ये m6 mn है, मतलब बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मासेज हैं, है ना बच्चों। तो बहुत सारे मासेज है, तो ये भी कुछ वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे। मान लेते हैं कि यही चलते चलते यहाँ पे आ गया, ये इस सब चलते चलते यहाँ पे आ गया और डायरेक्ट चल रहा है ना, डायरेक्ट चल रहा है। ऐसा करके चल रहा है, इधर आ गया, इस पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल यहाँ आ गया, ये पार्टिकल, मतलब ये डायरेक्टली चल रहा है बच्चों, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे करके चल रहा है। ये मार्कर जो है, जो मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट से मैं ऐसे करके इस पॉइंट पे ला रहा हूँ, है ना, ऐसे करके। तो मैं कर क्या रहा हूँ, इसको चला रहा हूँ बच्चों, इसको चला रहा हूँ। तो इसका ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये सब सारा पॉइंट होगा ना इसका पॉइंट मैसेज, ये सब ऐसे करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी ये सारे ये मार्कर है, मार्कर यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ला रहे हैं। तो ला रहे हैं तो इस सब का वेलोसिटी तो सेम ही होगा, बस हम ऐसे करके ला रहे हैं, है ना। इन सब का तो वेलोसिटी सेम ही होगा ना बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी से ले जा रहा है v से, तो सारा का वेलोसिटी तो सेम ही होगा। लेकिन बनाने के लिए मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी, सबका वेलोसिटी v1 v2 v3 है। m1 मास का वेलोसिटी v1 है, m2 मास का वेलोसिटी v2 है, m3 मास का वेलोसिटी v3 है। ऐसा करके मान लेते हैं, है आखिर में v1 v2 v3 सब सेम, है ना। और इसमें अगर हम टोटल मास देखें, अगर सबको जोड़ दें, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn तक ऐसे बढ़ते जाएंगे तो कैपिटल मास सेम आ जाएगा, है ना। आखिरकार कुछ ओवरऑल देखेंगे तो कुछ मास ही तो आएगा, डिस्क्रीट भले ही है लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कुछ तो मास आएगा, है ना बच्चों। तो ऐसा मान लिया कि इन सब का ऐसे ऐसे वेलोसिटी दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे भी क्या होगा, वैसे ही होगा जैसे वहाँ पे था। यहाँ पे भी वही दिखा देंगे, मास m1 m2 m3 m4 m5 mn, है ना। ये सब ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ लिया जाए, बच्चों कि इसका मूवमेंट जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, कुछ तो वेलोसिटी से ऐसा मूवमेंट होगा, वेलोसिटी है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के ही था, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, देखिए हाफ, पहले मास का देखते हैं, m1 इंटू भी वेलोसिटी से आ रहा है ना। आखिरकार अगर मोमेंटम हम अगर लिखना चाहें, देखिए मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम लिखना चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने का, यहाँ से लेके यहाँ तक आने का मोमेंटम क्या होगा, P इक्वल टू एम बी। तो पहले मास का देखते हैं, पहले मास का मोमेंटम कितना, m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 प्लस m2 m3 इंटू v3। तो ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा। ये सारे मासेस का देखना है, सारे का मोमेंटम, तो सारे का मोमेंटम देखेंगे तो लास्ट तक pn तक चला जाएगा, तो mn vn हो जाएगा। ऐसे चीज़ें समझ सकते हैं। तो अगर आपको पता चल गया है कि सारा वेलोसिटी सेम है, तो v कॉमन ले लीजिए और सबका मास जोड़ दीजिए, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn तक, ठीक है बच्चों। यहाँ पे
सारा मासेज भी अगर हम जोड़ दें तो ये कैपिटल मास एम ही तो आएगा, अभी बोला था ना मैंने। तो ठीक है, तो कैपिटल एम इंटू भी आ गया मोमेंटम। सिंपल सी बात है बच्चों, कुछ नहीं आया है, वही आ गया है मोमेंटम क्या, कैपिटल एम इंटू भी। काफ़ी आसानी से, है ना, काफ़ी आसानी से हमने ला दिया। तो अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वन इंटू वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ एम एन वी एन का स्क्वायर। वही समझ सकते हैं, हाफ कॉमन आ जाएगा और हमें पता है कि सारे का वेलोसिटी सेम है, देखिए, है ना, तो वी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। तो ये अंदर बचेगा क्या, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस डॉट 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 एम एन तक। तो यहाँ पे अगर हम इसको देख लें तो ये फिर से पूरा मास क्या हो जाएगा, ये फिर से पूरा मास क्या हो जाएगा बच्चों, ये फिर से कैपिटल एम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फिर से हमारे पास जो आ रहा है वो हाफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर। सिंपली हम ये सब ऐसे इसीलिए बता रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी आगे यूज होंगे, है ना। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल था। प्योर ट्रांसलेशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, बस सिंपल यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज़, है ना बच्चों। तो ये चीज़ हम आपको दिखा दिए, ऐसे होता है, सिंपल है। अब देखेंगे प्योर रोटेशनल में क्या होता है। प्योर रोटेशनल, है ना बच्चों, ओके, प्योर रोटेशनल देखते हैं। प्योर रोटेशनल मतलब सिर्फ नच रहा हो, उसमें ट्रांसलेशन में सिर्फ चल रहा हो, यहाँ पे नच रहा हो चीज़ें। तो कैसे नचती है चीज़ें, देखिए, मान लेते हैं कि एक ऊपर हम बांध दिए, एक ऊपर सीलिंग से हमने एक मास को लटका दिया हूँ, और जो ऐसे करके है, मतलब ऐसा उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है बच्चों, हम ऐसे ही बस समझा रहे हैं, है ना। तो क्या बात है इसमें, अब देखिए, इसका मान लेते हैं कि कैपिटल मास एम है, इसका कैपिटल मास एम है ना। प्योर रोटेशनल में मतलब ये ऐसे गोल गोल घूम रहा हो। अब गोल गोल घूमेगा, कुछ वेलोसिटी से घूमेगा, लेकिन जो गोल गोल घूमता है एंगुलर वेलोसिटी से बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमेगा से घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि एक्सिस है ना, इसी के अबाउट तो घूमेगा ना, क्योंकि इसी के अबाउट हमने टांग रखा है ना बच्चों। तो इसी के अबाउट गोल गोल घूम रहा होगा ओमेगा से, ओके, ये तो क्लियर है। तो ये भी बच्चों डिस्क्रीट मास सिस्टम ही है, ये जो सिस्टम हमने बना रखा है, इस पर कहीं पे मास है, कहीं पे मास नहीं है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे एक मास दे दिया है, इस पॉइंट पे एक मास दे दिया है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस देखेंगे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे है, ये भी कितना दूरी पे है ना। ये मान लेते हैं R1 दूरी पे है, ये R2 पे है, ये R3 पे है ना। कितने दूरी पे वो मास सिचुएटेड है। मास मतलब कि ये सब मासेज ही तो है, ये M1 मास, M2 मास, M3 मास, है ना, ये सब मासेज है बच्चों। बस हमने ये 3 मासेज दिखाए हैं, ऐसे कर करके n मासेज तक होंगे, है ना, क्योंकि डिस्क्रीट मास सिस्टम है, हर जगह पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, हर जगह पे पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो सबका तो यहाँ पे दिखाना मुश्किल है ना, मतलब हम अभी 2-3 ही पार्टिकल दिखा पा रहे हैं, हर जगह पे पार्टिकल है ना ये सब बच्चों। ऐसे करके हम हर जगह पे पार्टिकल को दिखा सकते हैं, सबका डिस्टेंस R1 R2 R3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो इसको हम आपको बताते हैं। तो रोटेशन में हमने क्या पढ़ा है, रोटेशन में हमने क्या पढ़ा है बच्चों, वहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा, कल ही बताया था आपको। v जो वेलोसिटी होता है, ये लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, है ना, साइन 91 हो जाता है, तो ओमेगा आर आ जाता है ना। ओमेगा और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जैसे है ना बच्चों, ये जैसे देख रहे हैं आप, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसके और ये आर के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ओमेगा क्रॉस और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वी आर आ जाता है। तो वी इक्वल टू आर ओमेगा हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, वी इक्वल टू आर ओमेगा हमें ये ध्यान रखना है। तो प्योर रोटेशन में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो इसमें अगर देखते हैं मास m1 का, 4 मास m1, इसका वेलोसिटी कितना होगा, m1 का वेलोसिटी v1 इक्वल टू ओमेगा से, तो सब कुछ घूम रहा है यहाँ पे, ये सारा चीज़ ओमेगा से घूम रहा है बच्चों, ये सारा ओमेगा से ही घूम रहा है, देख रहे हैं, पूरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ही ओमेगा से घूम रहा है। कोई चीज़ ओमेगा से घूमता है तो उसका हर एक पार्टिकल ओमेगा से ही घूमता है, ठीक है। तो ओमेगा सबका सेम होगा, क्योंकि हर चीज़ इसमें ओमेगा से घूमेगा ना, तो हर का सेम होगा। तो v1 इक्वल टू ओमेगा तो सबका सेम है, इंटू डिस्टेंस कितना है, r1 है, r1 लिख देंगे। m2 के लिए वैसे ही लिखेंगे क्या, v2 इक्वल टू ओमेगा तो सबका सेम है, इंटू r2 लिखेंगे। m3 का वैसे ही लिखेंगे बच्चों, v3 इक्वल टू ओमेगा इंटू r3 लिखेंगे। ऐसे ही करके अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तो आप ऐसे लिख पाएंगे चीज़ें, है ना। सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें।
ये तो समझ में आ गया। हम ऐसे करके बता सकते हैं सारे का वेलोसिटीज़, इस सारे का वेलोसिटीज़ लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, v1 v2 ये सब कितना आएगा हम बता सकते हैं इस चीज़ से। ओके, अगर फिर से हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखना हो, क्योंकि वेलोसिटी आ गया ना इनमें v1 v2 v3, तो इनका हम काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चों, चलिए बताइए हमें। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ m2 इंटू v2 का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे, है ना बच्चों। हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, आपको समझ में आना चाहिए। v1 स्क्वायर है ना, तो v1 का वैल्यू क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो ओमेगा r1 था तो ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, सिंपल। तो अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा बच्चों, हाफ ऑफ सब में कॉमन है, ओमेगा भी सब में कॉमन है, हाफ ओमेगा सब में कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके चीज़ें होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ ओमेगा इंटू ये चीज़ हमें आ गया। ये चीज़ इसको बोलते क्या है, ये तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सब ये जो आया है यहाँ पे, इसको बोला जाता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है यहाँ से रिजल्ट, इसको बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको तो बहुत बड़े टॉपिक है ये, है ना, ध्यान से देखिएगा। इसको बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टाइप का टर्म जब आ जाता है तो इसको बोल देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है कुछ नहीं बच्चों, ये है कुछ नहीं, m1 जो मास दिया हुआ है जो पार्टिकल का है, और क्या है, m1 मास पार्टिकल का है, और यहाँ पे r1 क्या है, r1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका दूरी है। अगर कहीं पे, ये तो पूरा पार्टिकल का हमने लिख दिया, पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया है। लेकिन अगर कहीं पे एक पार्टिकल दिया हो, मान लेते हैं बस m1 हो और ये सब नहीं हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, एक पार्टिकल का m1 इंटू यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, m1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि r1 है। हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर, ये सारा परपेंडिकुलर है, देखिए, है ना, सारा परपेंडिकुलर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब का ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, हाफ, इसको बोला जाता है आई से भी डिनोट करते हैं, आई मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था ना, ये सब कॉमन ओमेगा स्क्वायर था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो हमारे को पता चल गया बच्चों की काइनेटिक एनर्जी इतना आया है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और वहाँ पे आ रहा था काइनेटिक एनर्जी पीछे हाफ m v स्क्वायर। तो देख रहे हैं, अगर चीज़ें रोटेट होती है तो वहाँ पे m का वैल्यू चेंज हो जाता है i में, और v का वैल्यू चेंज होता है ओमेगा में। ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, है ना बच्चों। ये रोटेशन ट्रांसलेशन में था, ट्रांसलेशन मोशन में था, ये बच्चों किस में था, ये रोटेशन में था, ये रोटेशनल मोशन में था। ये सब प्योर है ना, प्योर बोलेंगे कि प्योर नहीं लिखे, प्योर मतलब सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। तो याद रखिएगा ना, जब काइनेटिक एनर्जी प्योर ट्रांसलेशन में देखते हैं तो हाफ m v स्क्वायर, और प्योर रोटेशनल में देखते हैं तो वहाँ पे m का वैल्यू जो मास होता है वो जब नचने लगता है चीज़ ना, तो m का वैल्यू i में बदल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और v का वैल्यू तो ओमेगा में बदल नहीं जाएगा, आपको पता ही होगा। तो चीज़ें ऐसे करके बदलती हैं। ठीक है, आसान है बच्चों, बस सीखना है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसका यूज होगा आगे, है ना। तो ये चीज़ हम आपको बता दी है, प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल। अब हमें देखना है कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। इसमें समझिए ये होता है ना, ये जो चल रही है, ये जो है लिखने वाला, ये ऐसे करके चल रहा है। देखिए हम कैसे दिखाएं आपको, ऐसे करके चल रहा है, देख रहे हैं, ऐसे नच भी रहा है और यहाँ पे भी आ गया चल के, यहाँ से ऐसे ये नच भी रहा है, और देखिए ये आगे भी बढ़ रहा है। तो नचना भी है, आगे भी बढ़ना है, तब उसको बोल देते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। अरे समझ में, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि मान लेते हैं कि रोड है, तो रोड पे चक्का है, तो चक्का तो चलेगा ही, ये चक्का यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, ठीक है बच्चों, ये चक्का चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बच्चों जब चल रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कैसे, इसका कुछ वेलोसिटी है तो यहाँ तक पहुँचा है,
v वेलोसिटी से, और ये नच भी रहा है ओमेगा से। समझिए, ये जो गोल चक्का है वो नच भी रहा है और ऐसे चल भी रहा है, तभी जाके तो यहाँ पे पहुंचा है। ये चक्का नच भी रहा है ना बच्चों, ये चक्का नच भी रहा है। तो ये जो v बता रहा है ये ट्रांसलेशनल हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे हो रहा है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल हो रहा है, और ये जो ओमेगा से घूम रहा है इसके कारण रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो ये दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पे टोटल अगर काइनेटिक एनर्जी बताना चाहें, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो अगर आपको बताना होगा तो ऐसे बताएंगे हाफ mv² जो वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट हर एक पार्टिकल का ये मान लेते हैं ना बच्चों, ये क्या है, गोल है तो डिस्क मान लेते हैं। ये मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, ये डिस्क है। तो डिस्क क्या होता है, डिस्क मतलब कि एकदम सॉलिड टाइप का होता है, और ये बच्चों v वेलोसिटी से चल भी रहा है, ठीक है। तो v वेलोसिटी से चल रहा है तो इसमें के अंदर प्रेजेंट हर एक पार्टिकल जो है, हर एक पार्टिकल उस सबका तो वेलोसिटी v ही होगा, सबका तो v ही होगा ना, v से चल रहा है तो, है ना बच्चों, सबका v होगा। तो उसका लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और प्लस में अगर रोटेशनल का लिखना है तो रोटेशनल का लिख देंगे हाफ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हमें अभी नहीं पता है, हम पता करने वाले हैं, इंटू ओमेगा², जो ओमेगा से ही नच रहा होगा गोल गोल, तो ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी चीज़ों को करने आना चाहिए आपको बच्चों, है ना, ऐसी चीज़ों को करने आना चाहिए। काफ़ी आसान है यार, आसान है ना। इसको बहुत छोटा मैंने ये बताया बच्चों, ये इसको आगे हम बताएंगे बहुत अच्छे से, है ना। ये बस हमको समझा रहे हैं कि ऐसे होता है, ठीक है, आगे बताएंगे आपको अच्छे से। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बोला ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट आया है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आया है आपके लिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें देखना होगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही, तो ये होता क्या है, होता क्या है बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मान लेते हैं फिर से अगर कोई हमें पार्टिकल दिया हो, ऐसा कोई पार्टिकल हमें दिया हो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हो ना ये हो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है, ओके, और इसके अबाउट ये घूम रहा है बच्चों, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, जैसा कि पीछे बताया हमने। और इससे प्रेजेंट हर एक पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल, इनका दूरी दिया है r1, इसका दूरी दे दिया है r2, इसका मास m1, इसका मास m2। तो ऐसे ही इसमें प्रेजेंट हर एक चीज़ का ऐसे ही मास होगा। इसको बोला जाता है डिस्क्रीट मास सिस्टम, है ना। डिस्क्रीट मास सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक जगह पे अलग अलग मास होते हैं, जैसे यहाँ पे मास m1, यहाँ पे मास m2 है ना बच्चों। तो हर एक जगह पे मासेज अलग अलग हैं, और उनका बीच का दूरी भी मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनका दूरी भी अलग अलग है। इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्चुअल में जो डिफिनेशन होता है, एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डिफिनेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। पता नहीं मैं कैसे बताऊं, बट मैं आपको समझा दिया हूं बच्चों। इसमें इंग्लिश में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कैसे, इसमें टेक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन take perpendicular distance from the axis of rotation for masses। तो वहाँ पे I जो आ जाता है वो आ जाता है mr², है ना बच्चों, mr² आ जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन होता है टेक अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर मासेज। मतलब जो मासेज हम लेते हैं उनके लिए जो डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसमें जो आई आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो m × r² आता है। पीछे ही बता रखा है बच्चों, एक पार्टिकल है तो mr², दो पार्टिकल है तो mr² प्लस m1, दूसरे का mr², है ना, उसे ऐड कर सकते हैं हम लोग आसानी से। ओके तो बहुत आसान सी चीज़ें हम आ गए। अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम हो तो ये चीज़ मैं आपको अभी बता रहा था, जो डिस्क्रीट मास अगर सिस्टम होता है उसमें कैसे लेते हैं बच्चों, उसमें अगर हम आई देखें ना तो सबका अलग अलग है ना। तो पहले का ले लेते हैं m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस ऐसे करके बढ़ता जाएगा, चीज़ें जितने भी होंगे उनका लेते जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर लेना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली I =
समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, और आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा हो। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब बोलेंगे कि ये सब क्या क्या लिख देते हैं, ये तो समझ ही नहीं आता है। इससे अच्छा तो ये था ये ऐसे लिखने से समझ ही नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था। तो इसमें कुछ नहीं होता है बच्चों, इसमें आई का वैल्यू 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, जोड़ जोड़ के 2 पुट कीजिए, तो सिंपल है यार, ऐसे डिनोट करने सीखना आना चाहिए, है ना। आई का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके बढ़ता जाएगा, n पुट करेंगे तो n तक आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बता सकते हैं डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, ये जो डिस्क्रीट मास और जगह अलग अलग मासेज है प्रेजेंट, इसके लिए बता सकते हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी आसानी से हमने आपको बता दिया। मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं कि ये डिस्क्रीट मास सिस्टम नहीं दिया हो हमें दिया हो कहीं पे कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, कॉन्टिन्यूस। एक मान लेते हैं कि रॉड दे दिया है ना, रॉड दे दिया है ऐसे करके बिल्कुल कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है यहाँ से ऐसे करके ये रॉड है, इसमें कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम देख रहे हैं आप, कौन कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है ना बच्चों। इसलिए कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे भी अगर सिंपल से इतना डिस्टेंस पे दूरी लगेंगे तो यहाँ पे मासेज जो होगा, अगले डिस्टेंस पे उतना ही मासेज है, अगले डिस्टेंस पे उतना ही है, अगले डिस्टेंस पे उतना ही, मतलब हर एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो उतना ही मासेज हमको मिल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे गए तो m1 मास मिला, अगर r2 डिस्टेंस r3 डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पे और अलग मास मिलेगा, तो हर जगह पे अलग अलग मास मिल रहा है, तो ये डिस्क्रीट है। और कहीं के पे खाली भी है, और यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी खाली नहीं है, हर जगह पे मास भरा हुआ है ना, और सब सटा हुआ है बच्चों, देख रहे हैं सब सटा हुआ है। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे बताएंगे, हर जगह पे तो मास सटा हुआ है ना, तो किसका लेंगे, यहाँ से r1 इसका ये है, r2 ये है, r3 ये है, तो किसका लेंगे ये तो पता होना चाहिए ना। तो हमें तो आखिर में लेना पूरा का है, लेकिन कैसे हम लेंगे वो हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम बच्चों यूज करते हैं इस समेशन को हटा के इंटीग्रेशन का, समेशन हटा के इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो आ जाएगा। कैसे, देखिए कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा छोटे से मास को लेके dm इंटू ये क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, बस यही चीज़ करना होगा, है कुछ नहीं। जो यहाँ पे किया एम आई किया ना, एम आई छोटे छोटे मासेज को, उसी तरीक़े से ये भी डीएम छोटे छोटे मासेज को समेशन करता है ना, वही चीज़ है यहाँ पे। बस कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए ये होता है। बताता हूँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये मान लेते हैं ना कि एग्जाम्पल है, और ये मुझे एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिया क्या है बच्चों, देखिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट चीज़ें घूम रही है ओमेगा से, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाली चीज़ इसके अबाउट ऐसे ओमेगा से घुमाया जा रहा है, तो ये रोड क्या होगा, गोल 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 घूमेगा ऐसे। अगर मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट कुछ है, तो ये ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे इसको करके घुमाएंगे, तो ये पार्टिकल गोल गोल घूमेगा ना, इसका गोल गोल घूमेगा ना, उसी तरीक़े से इसको गोल गोल नचा रहे हैं तो ये गोल गोल नचेगा। यहाँ पे जो मासेज होंगे प्रेजेंट, इसका ऐसे रोटेशन होगा, यहाँ पे जो होंगे इसका ऐसे होगा। आ रहा है ना बच्चों, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें कहीं पे खाली वाली नहीं रहता है, भरा भरा रहता है, और हर जगह पे लेते हैं मास तो सेम सेम आता है ना, सेम सेम आता है। तो मान लेते हैं, मानना बिल्कुल आसान है बच्चों, क्योंकि मानना मैंने पीछे ही सिखा रखा है, सेंटर ऑफ मास में मैंने बिल्कुल आसानी से सिखा रखा है बच्चों। यहाँ से जाना है x डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेना है, ये चीज़ सीखना है आपको, है ना, dx विड्थ का एलिमेंट लेना है, ठीक है। x डिस्टेंस पे जाके dx विड्थ का एलिमेंट लिए, तो इसका बच्चों मास कितना है, मास इसका मान लेते हैं कि dm है ना, मास dm है, dx है छोटा सा पार्टिकल का छोटा सा मास, मतलब dx का मास dm है। तो सोचिए ना बच्चों, ये हो क्या गया, ये मान लीजिए छोटा सा पार्टिकल है, तो अब ये रोड को भूल जाइए, अब ये छोटा सा जो हमने माना है इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस x है और ये छोटा सा पार्टिकल है, तो इसका तो बता ही सकते हैं। अरे समझ में, इसका अगर आपसे पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे से ये इसका मास कितना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख देंगे, dm मास का हो जाएगा, एम आर स्क्वायर होता है, तो एम कितना है, इसका dm है इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है, एक्स है, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया। देख रहे कितना आसानी से आ गया। लेकिन अब हमें dm नहीं पता है ना, तो dm तो निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों, तो dm निकाल लेते हैं। तो रॉड का मास m है, टोटल दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। और ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ x = 0 है, से x = l तक, तभी तो l लेंथ होगा, सिंपल।
तो अब हमें क्या करना है ना, अब हमें डीएम निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है पीछे कि अगर रॉड होता है तो रॉड में क्या होता है बच्चों, रॉड में क्या होता है, बस लेंथ ही तो होता है। इसमें ब्रेड्थ कहाँ होता है, ब्रेड्थ तो हमने दिया ही नहीं है, ये ब्रेड्थ होता है बी, लेकिन हमने दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो आपको लेना ही नहीं है। तो सिंपली अगर देखें तो इसका सिर्फ लेंथ होता है, अगर ये लेंथ है तो सिर्फ लीनियरली ही वेरी कर रहा होगा। तो जब अगर कोई चीज़ लीनियरली वेरी करता है तो उसका हम मास कैसे लेते हैं, उसका लेते हैं डी एम इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स। पीछे बता रखा है सेंटर ऑफ मास में बच्चों, कंटिन्यूसली देखिए आप, है ना, बीच बीच से देखेंगे रोटेशन आ गया तो थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। इसको कैसे लाया है मैंने पीछे बता रखा है बच्चों, फिर से बताऊंगा तो और लेट लगेगा, चलिए फिर भी बता देता हूँ। मान लेते हैं ना कि देखिए एल लेंथ का मास कितना है, एल लेंथ का मास है m, तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m बाई एल। और अगर dx लेंथ के बात करें तो m बाई एल इंटू डी एक्स। तो dx का मास कितना हो जाएगा बच्चों, m बाई एल इंटू डी एक्स। देखिए dx का मास कितना हो जाएगा, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, वही आएगा, सेम आएगा जो भी हमको बताया ना वही आएगा। लेमडा को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, तो उसको आता है मास, पूरा का मास कितना है m और लेंथ कितना है l, तो लेमडा इसी को बोला जाता है। तो लेमडा हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। यही तो अभी डीएम आया था बच्चों, बताया ना आपको, उसी तरीके से आता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसे याद करके रखे हैं ताकि आपको जल्दी हो जाए। तो अब यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, इसका छोटे से मास का हमने निकाल लिया, बट हमें इसका थोड़ी निकालना है, ये पूरे रॉड का निकालना है ना। तो पूरा रॉड वेरी कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा रॉड वेरी कर रहा है। तो ये छोटे सा का तो ये है, लेकिन हमको पूरा का निकालना है। मतलब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो उन सबको हमें ऐड करना है, सिंपल। तो ऐड करने के लिए यहाँ इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, क्योंकि समेशन अगर लेंगे तो वो तो बस सिंपली जोड़ता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए आसानी से छोटे छोटे मासेज को जोड़ पाते हैं, है ना बच्चों। इंटीग्रेशन से हम इंटीग्रेट कर पाते हैं कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए। तो अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना आया है, एम बाई एल डी एक्स इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, आर होता क्या है, आर यही दूरी होती है, ये छोटे मास की दूरी होती है। तो आर कितना है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, तो एक्स का स्क्वायर होता है ना बच्चों, आ गया। तो इंटीग्रेट जो हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, ये एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है। एक्स अगर जीरो से लेके, ये छोटा सा मास डीएम था बच्चों, याद कीजिए छोटा सा मास डीएम था, लेकिन यही मास को हम शुरू से लेके अंत तक ले जाएं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक ले जाएं, तो पूरा मास नहीं आ जाएगा। सोचिए पूरा मास आ जाएगा, जीरो से लेके एल तक वेरी करा दें तो पूरा मास आ जाएगा और पूरा लेंथ आ जाएगा। ये छोटा सा लिए थे, लेकिन छोटे चीज़ को वेरी करा दीजिए जीरो से लेके एल तक, तो एक्स कहाँ से जीरो से लेके एल तक, तो ये डी एक्स बन जाएगा एल, और जीरो से लेके एल तक जाएंगे तो डी एम बन जाएगा एम, पूरा मास, है ना। तो हमें जीरो से लेके एल तक चले जाना है सिंपली। तो एम बाई एल तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से लेके एल तक वेरी कर रहा है। अब बता सकते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाली चीज़ को हम यहाँ पे लाते हैं बच्चों, जगह नहीं मिल रहा है लेकिन हम जगह बना लेंगे। एम बाई एल इंटू एक्स का क्यूब हो जाएगा तो 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटू एल का क्यूब आ जाएगा। तो बता सकते हैं यहाँ पे एल का क्यूब कट जाएगा इससे, तो एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा बच्चों, एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमेशा देखना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इसके अबाउट अगर इस रॉड को घुमाएंगे तब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3 मिलेगा। लेकिन यही एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम बदलते रहेंगे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हटा के हम यहाँ पे ला दिए, इसके अबाउट घुमा दिए, तो इसके अबाउट अलग हो जाएगा बच्चों, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो करता है वो डिपेंड करता है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम ओ आई इज डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे ले रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है ना। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या होता है, एम आर स्क्वायर, है ना बच्चों, जनरली बता रहा हूँ यही होता है। तो इसमें अगर देखा जाए चीज़ें तो ये ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव ही तो आ रहा है, सोचिए ना, सोचिए पॉजिटिव ही तो आएगा, आर स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव है, और एम मास तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है। तो लोग इसको बोलते हैं कि ये है स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, लेकिन कुछ महान लोग बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, ना ही ये वेक्टर है ना ही स्केलर है। वेक्टर नहीं है, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन बोलते हैं लोग कि स्केलर भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि अगर इसका देखें ना तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होता रहता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है। पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो इसका चेंज होता रहता है वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलते रहेंगे तो इसका हमेशा वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो बोलते हैं कि वैल्यू चेंज होता रहता है, तो हम इसको स्केलर भी नहीं बोल के इसको बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी बोल दिया जाता है। ये आपको अभी उतना सोचना नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो स्केलर ही लेकर चलिएगा, है ना। कुछ किताब में स्केलर लिखता है, कुछ में टेंसर लिखता है, तो आप स्केलर लेकर ही चलिएगा। टेंसर अभी आपको उतना समझना नहीं है, आप स्केलर ही लेकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ किताबों में लिखा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी। और क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इसका यूनिट देखें, यूनिट क्या होगा, एम आर स्क्वायर, मतलब केजी मीटर का स्क्वायर। अगर डायमेंशन देखें तो एम मास एम एल टू टी जीरो, ये ना, ये तो आएगा क्योंकि इसको मीटर है ना, तो ये मीटर में हो जाएगा वैसे, एम एल टू टी जीरो, ऐसे समझ सकते हैं चीज़ें। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। देखिए ना बच्चों, ये दोनों पे, मास भी और रेडियस भी। रेडियस बढ़ाएंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मास बढ़ाएंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ कुछ चीज़ें खुद से सोचनी पड़ती है ना बच्चों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी है। मतलब दोनों में से चीज़ें किसी भी बढ़ाएंगे, इफ वी इंक्रीजेस एनी ऑफ बोथ देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। दोनों बढ़ाएंगे, दोनों में से कोई एक बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे चीज़ें बढ़ेगी, है ना बच्चों। सिंपल है यार, मैं बस यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो कि डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए कैसे होता है और कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम के लिए कैसा होता है, तो आपको समझिए कि बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा आप, है ना बच्चों, ये चीज़ आप बस ध्यान रखिएगा। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन तो करना ही है। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बच्चों, वो आपको करना चाहिए, है ना, वो आपको करना चाहिए। मान लेते हैं कि दो फिर से डिस्क्रीट पार्टिकल दिया हुआ है, एक पार्टिकल यहाँ पे बड़ा वाला मास है m, और ये भी एक m1 है और ये है m2, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दिया हुआ है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करता है। इसका दूरी यहाँ से है r1, इसका दूरी है यहाँ से बच्चों r2, ठीक है। r1 r2 हमें दे दिया है, तो बोल रहा है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट m1। m1 मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मतलब कैसे, मतलब ऐसे बच्चों, ये देखिए ऐसे है ना, इसके अबाउट ऐसे अगर घूम रहा हो ओमेगा से, तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो बता सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अबाउट चीज़ें ऐसे, ये है ना, बस यही तो मास है, इसके अबाउट और कहीं मास नहीं है, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा, तो इसके अबाउट देखना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें हम, m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मास m1 के लिए कितना होगा। m1 देखिए बच्चों, अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई कर रहा है, तो इस मास का कहीं पर रेडियस नहीं ले पाएंगे ना। इस मास की दूरी कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, 0 होगा, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है, कोई पार्टिकल यहीं पे है, तो इसका कैसे ले पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, r डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे ले पाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ले पाएंगे बच्चों, तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि उसी पे सटा हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई पार्टिकल सटा हुआ है, जैसे कि ये सटा हुआ है यहाँ पे, ये पार्टिकल इसी पे सटा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं हो जा पाएगा, क्योंकि r ही 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो होगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m1 0 हो जाएगा। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दो ही मास है, दो ही का लेना पड़ेगा, 4 मास m2 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों। अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से m2 कितना दूरी पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 प्लस r2 है, r1 यहाँ से दूरी, यहाँ से r2, तो टोटल डिस्टेंस r1 प्लस r2, तो m2 जो कि m2 के लिए m2 इंटू r1 प्लस r2 का, सॉरी, होल स्क्वायर, हाँ ठीक तो लिया है ना बच्चों, mr स्क्वायर होता है ना, तो r तो यही है ना बड़ा वाला, दोनों को जोड़ देंगे, तो m2 इंटू r स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हमें निकालना था, फाइंड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट m1, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल जो आ गया है वो आ गया है 0 प्लस m2 इंटू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास m2 इंटू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर आ गया है ना बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आसानी से निकाला जा सकता है। अगर यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पूछ लिया जाए अबाउट एक्सिस, इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इस एक्सिस ये येलो वाला, ऐसे इसके अबाउट घुमा दिया ओमेगा से, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया है ना बच्चों, इसके अबाउट, इस एक्सिस को ले लिया, इसके अबाउट गोल गोल घुमा दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखेंगे इन मासेज का, दोनों मासेज का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितना है। ये तो ऐसे ऐसे घुमा दिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, है ना, ऐसे ऐसे घुमा दिए, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दिए। तो ये दोनों मास से जब देख रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सटे हुए हैं। अगर दोनों मास सटे हुए हैं तो इनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है ही नहीं, क्योंकि ये तो सटा हुआ है इससे, तो सटा हुआ है तो दूरी तो है ही नहीं बच्चों। तो दूरी नहीं है तो इसके भी जीरो हो जाएगा, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी जीरो है, इसका भी जीरो है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी जीरो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी जीरो, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही जीरो हो गया ना। तो ओवरऑल देखेंगे अबाउट, दूसरा क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये मान लेते थे ए बी एक्सिस है, अबाउट ए बी एक्सिस। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि मासेस दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही लाई कर रहे हैं। वो हमेशा याद करिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगर लाइन जो है, ये लाइन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे अगर मासेस लाई कर रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसी पे लाई कर रहा है तो डिस्टेंस होएगा ही नहीं। आ रहा होगा आई थिंक। तो अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास जो है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मान लेते हैं इसको हमने ऐसे किया, देखिए अब चीज़ें थोड़ी बदलने वाली है बच्चों। अब इस एक्सिस के अबाउट लेना है, इस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट अगर हमने घुमा दिया ओमेगा से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ एक्स सी सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट अब घुमा दिया। तो सेंटर ऑफ मास तो हमें पता है यहाँ पे लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना बिल्कुल आसान होता है। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये मासेज ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, है ना बच्चों, सारा मोशन ऐसे ऐसे हो रहा होगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो मोशन अगर ऐसे हो रहा है, इसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूम रहा होगा, ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रहा होगा, ओवरऑल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा होगा, है ना, ओमेगा से। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट पहले हमको देखना होगा ना बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट तो हमें देखना ही होगा, तभी तो इससे कितना दूरी है इसका, इससे कितना दूरी है इसका, ये तो हम पता कर पाएंगे ना। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस से पार्टिकल का मास लिया जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये r1 है और इसका डिस्टेंस कितना है, r2 है। सिंपल तो है बच्चों, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला। देखिए, तो पहले मास m1 का देख लेते हैं, m1 मास के लिए कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 ले लेते हैं, I1 कितना हो जाएगा बच्चों, m1 इंटू r1 स्क्वायर। m2 मास के लिए ले लेते हैं, m2 मास के लिए I2 कितना हो जाएगा, m2 इंटू r2 स्क्वायर। जो भी दूरी होगा सेंटर ऑफ मास से वही तो हम ले लेंगे, है ना। तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा, आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाल लिया, यही आ जाएगा। आपको इसमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, है ना, इसी एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं, है ना बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। काफ़ी आसान है यार, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस सीखने की बात है। अगर आपने एक बार अच्छे से देख लिया, सीख लिया ना, आसान हो जाए। अगर एक बार कहीं पे इसके अबाउट पूछा था, अगर इसके अबाउट पूछ लिया जाए तो, इसके अबाउट पूछ लिया जाए तो भी आप बता सकते हैं। वाइट कलर से दिखा देता हूँ। अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, तो फोर्थ क्वेश्चन में मान लेते हैं कि ये पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट m2
m2 मास के अबाउट अगर घुमा दिया जाए, देखिए ये m2 मास है ना, इसी के अबाउट तो ऐसे गोल गोल घुमा दिया गया, तो ये क्या होगा, अब ये इसके एक्सिस पे घूमेगा, ये एक्सिस हो गया, अब ये मास इसके एक्सिस के अबाउट घूमेगा m1। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डायरेक्टली अब बता सकते हैं बच्चों, कितना हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस m1 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पे निकाल चुके हैं, m1 इंटू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आसान है बच्चों, एक एक्सिस लेना है, उससे परपेंडिकुलर दूरी लेना है, बन जाएगा। अरे समझ में तो आसान है बच्चों। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। डिस्क रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मतलब 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट गोल गोल डिस्क है, डिस्क ऐसा होता है ना बच्चों, ये डिस्क ऐसा होता है, ये घूम रहा है, ठीक है। तो डिस्क स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स क्या लिखा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम है, हाउ कह रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड, 1 से लेकर 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, वो कितना रिवॉल्यूशन कर लिया होगा, कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों दे दिया है अल्फा हमें, तो डिस्क है ना रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा, रेस्ट 0 से स्टार्ट हो गया, तो उसने कितना रिवॉल्यूशन किया होगा, तो मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस चला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा चला है, यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग, ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो अब चेंज नहीं हो जाएगा, अल्फा थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 0 प्लस हाफ ऑफ अल्फा जो कि 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, नहीं पता है, टाइम पता है, पहले 10 सेकेंड में बोल रहा है, पहले 10 सेकेंड बोल तो रहा है बच्चों, पहले 10 सेकेंड में, तो 10 का स्क्वायर, तो थीटा हमारे पास जो आ गया है वो आ गया, ये कट जाएगा तो 100 आ गया, और ये 100 रेडियन आ गया, मतलब कि ये जो डिस्क है 100 रेडियन चक्कर मान लिया, मतलब 100 रेडियन चक्कर नहीं, 100 रेडियन घूम लिया, है ना, 100 रेडियन घूम लिया, अरे समझ में, 100 रेडियन घूम लिया। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, बोल रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन होगा, ये तो हमने रेडियन निकालना, इतना रेडियन ये घुमा होगा। रेडियन क्या होता है, वो एंगल बताता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं इतना रेडियन घुमा है, 100 रेडियन घूम लिया, लेकिन बोल रहा है कि कितना रिवॉल्यूशन लगा लिया होगा, 100 रेडियन में कितना गोल, कितना बार गोल गोल घूम लिया होगा। तो हमको पता है बच्चों, अगर डिस्क है बच्चों ऐसे, तो अगर ये एक बार रिवॉल्यूशन करता है, मतलब एक बार गोल घूम जाता है, ओके, एक बार अगर गोल घूम जाता है तो उसमें कितना ही रेडियन चलता है, ये 2 पाई रेडियन चलता है, हमने पढ़ रखा है ना, ये यहाँ से इस पॉइंट से अगर ऐसे एक बार घूम जाए तो ये 2 पाई रेडियन चल लेता है, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, ठीक है, मतलब 2 पाई रेडियन में एक रिवॉल्यूशन होता है, उल्टा करके लिख दिया। तो एक रेडियन में कितना चल रहा होगा, एक रेडियन में चल रहा होगा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, तो एक रेडियन में इतना चल रहा है, तो 100 रेडियन में कितना चलेगा, 100 से गुना कर देंगे, 100/2 पाई रिवॉल्यूशन, इतना गोल गोल चल गया होगा, कितना 50/पाई आ गया, 50/पाई रिवॉल्यूशन कवर कर लिया होगा 100 रेडियन में। ये कितना आएगा आप निकाल लीजिएगा, 3 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 से कट जाएगा ना वो, जो 16 के बारे में अप्रॉक्सीमेटली 16 रिवॉल्यूशन, मतलब 16 बार गोल चक्कर लगा लिया होगा, 16 बार, 1 2 3 4 5 6 16 बार 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में 16 बार। ये आसान है बच्चों, है ना। देखते हैं आगे, एक और सवाल काफ़ी इजी सा है, व्हील ऑफ मोटर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, तो यू मतलब ओमेगा इनिशियल 0 यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रोटेट्स 5 रेडियन ड्यूरिंग, 5 रेडियन घूम लिया, मतलब थीटा का वैल्यू 5 रेडियन दे दिया है, इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में 1 सेकेंड होता है, इसके बाद 2 सेकेंड होता है, इसके बाद 3 सेकेंड होता है, मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे करके बढ़ता जाता है। तो पहले सेकेंड जो होता है ना, पहला सेकेंड, तो इन दोनों के बीच का दूरी होता है पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, और इन 2 और 3 के बीच का दूरी को बोलते हैं सेकेंड सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड सेकेंड, मतलब दूसरे सेकेंड में, मतलब नेक्स्ट सेकेंड भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों, ऐसे करके बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें में कभी घबराना नहीं है, जेईई मेंस में आ जाते हैं ऐसे सवाल। पहले सेकंड में मतलब फर्स्ट सेकंड में एक से दूसरे सेकंड के बीच की दूरी होती है, ये होती तो 1 सेकंड की ही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में होता है इतना रेडियन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इनिशियल इंटू टाइम,
प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो 5 रेडियन इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ अल्फा नहीं पता है, टाइम पहले 1 सेकेंड में, तो 1 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, 10 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू 10 आ गया, ठीक है, 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ गलत बता दिया है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको नहीं बोलते फर्स्ट सेकंड इसको नहीं बोलते हैं, सेकंड इसको नहीं बोलते हैं, ये मैंने थोड़ा आगे से बता दिया। जीरो से चलते हैं ना, जीरो से चलते हैं, यहाँ पे 0 सेकंड है, ठीक है, तो 0 से लेके 1 सेकंड के बीच की दूरी बोलते हैं फर्स्ट सेकंड, है ना बच्चों, ये होता है फर्स्ट सेकंड। और 1 से 2 के बीच की दूरी को बोलते हैं सेकंड, है ना। गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों, है ना कभी कभी हो जाती है। तो 0 से 1 सेकंड का जो दूरी होती है, इतना वाली, ये वाली, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फर्स्ट सेकंड है ना। शून्य से ही तो स्टार्ट होता है बच्चों, शून्य से ही तो स्टार्ट होता है, तभी तो 1 सेकंड आता है, तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया, इसके बीच में ये हो गया सेकंड, है ना बच्चों, सेकंड। तो बोल रहा है कि पहले सेकंड में जो दूरी ट्रेवल हुआ है वो तो 5 रेडियन दे दिया था, तो बोल रहा है कि अगले सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल होगा, मतलब कितना एंगल चलेगा, तो अगला सेकंड तो यही है ना, अगला सेकंड तो इसका अगला सेकंड तो यही है। तो क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं पूरा, उसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा, है ना, सिंपल आ जाएगा, है ना बच्चों। तो थीटा इन 2 सेकंड कितना हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस, क्योंकि ओमेगा इनिशियल 0 है, हाफ अल्फा 10 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों के 20 हो जाएगा, 20 रेडियन चल लिया है ना बच्चों। 0 से 2 में 20 रेडियन चल लिया, यहाँ से यहाँ तक 20 रेडियन चला है, और पहले सेकंड में जो चला है वो चला है 5 रेडियन, है ना, 5 रेडियन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा, 1 से 2 में 20 में से 5 गया 15 रेडियन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 15 रेडियन चला है। तो काफ़ी आसान है बच्चों, बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आसानी से करना है। वो मैं भी थोड़ा सा हो गया था पता नहीं, हो जाते हैं कभी कभी। तो एक और सवाल कर लेते हैं बच्चों, कर लेना चाहिए, एक और सवाल जल्दी से करते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास एम लेंथ एल अबाउट एक्सिस 1 2 3 4। पहला एक्सिस 1 के अबाउट देखते हैं, पहला एक्सिस 1 के अबाउट इसका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हमने 1 के अबाउट नचा दिया गोल गोल ओमेगा से, तो गोल गोल नचा दिया इसको, ये रॉड को, तो ये नच रहा होगा। और ये है बच्चों कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पे मास सेम है, पीछे ही यही एग्जांपल बताया था। तो इसके अबाउट कितना आया था, इसके अबाउट कितना आया था बच्चों, पीछे ही तो बताया है, देखिए पीछे ही तो बताया है बच्चों, किधर गया, हाँ यही तो था, यही तो बताया था, यही से एक्सिस के अबाउट ये कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आ रहा था ml²/3, है ना, ml²/3 आ रहा था बच्चों। तो 1 एक्सिस के अबाउट जो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 एक्सिस ml²/3 आता है, ये याद रखिएगा, पीछे बता रखा हूँ। अब 2 के अबाउट निकाल लेते हैं, 2 क्या है, ये 2 के अबाउट निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से। ऐसा है, यहाँ पे x = 0 से x = l तक वेरी कर रहा होगा, सॉरी मैं डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, वो बाद में लिख लेंगे, है ना, ओके। तो ये लेंथ इसका l है और मास m है, ये बस हमें पता है, ठीक है। और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या है ना, ये बीच में है बच्चों, ये बीच में है, देखिए ये बीच में है। बोलेंगे आपको कैसे पता चला, क्योंकि इधर भी सेम लेंथ है, इधर भी सेम लेंथ है, तो ये बीच में ही तो होगा, बीच में होगा तभी तो बता पाएंगे, ऐसे डायरेक्टली कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो इधर भी, यहाँ से देखें, यहाँ से इधर का लेंथ कितना है, l/2, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो l/2, है ना, l/2 आगे चल रहे हैं, l/2 पीछे चल रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर निकालना है आई, तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। अब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंपली अगर हम आई निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, dm इंटू वही, अगर x डिस्टेंस पे जाकर एलिमेंट लेते हैं तो x² लिखते हैं। तो कुछ नहीं करना, फिर से x डिस्टेंस पे जाकर dx विड्थ का एलिमेंट ले लेना है, यही तो हमें करना है बच्चों। x डिस्टेंस पे जाके यहाँ ऐसे रोड है, तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, याद रखिएगा ये है। तो इससे अगर हम x डिस्टेंस से इधर जाते हैं और यहाँ पे अगर dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं तो क्या होगा, इसका मास हो जाएगा dm, और dm कैसे निकालते हैं, लेमडा इंटू dx। तो dm कितना हो जाएगा बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा होता है इंटू dx हो जाएगा। सिंपली dm हमने निकाल लिया, तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, बच्चों I = हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब कि m/l dx इंटू x²। यहाँ पे ये जरूरी है, ये तो यहाँ तक आ ही जाएंगे आप, लेकिन कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस लेना है,
ये यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार ये है, तो यहाँ से नेगेटिव में L/2 चल रहे हैं और एक बार पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो हम नेगेटिव में L/2 चलेंगे और पॉजिटिव में L/2 चलेंगे तो नहीं आ जाएगा हमारे पास। मतलब कि हम कर क्या रहे हैं बच्चों, नेगेटिव L/2 से पॉजिटिव L/2 तक जा रहे हैं। अरे समझ में, नेगेटिव L/2 से पॉजिटिव L/2 तक जा रहे हैं। इतना इधर चल लिया, इतना इधर चल लिया और दोनों को ऐड कर दिया, वही तो किया हमने। इतना इधर चल लिया नेगेटिव में, उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव चल लिया, आ जाएगा आंसर। ये लिमिट आपको पता होना चाहिए कैसे लिया हमने, है ना। इस एक्सिस के अबाउट देखना है, तो इससे हम यहाँ पे इसको 0 ले लिए हैं, तो यहाँ पे 0 लिए हैं, तो इधर नेगेटिव में तो ही तो जा रहे हैं L/2, है ना बच्चों। और यहाँ से 0 से इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव में ही तो L/2 जा रहे हैं, तो नेगेटिव में गया वो यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव से, और यहाँ से पॉजिटिव में गया तो पॉजिटिव लिख दिया। अरे समझ में बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। ऐसे भी करके लिख सकते हैं, बहुत आसानी, बहुत सारे तरीका है बच्चों, मैथ्स में पढ़ेंगे आप। ये इसको अगर हमने मान लिया, इसको -L/2 मान लिया, ये वही तो है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये है क्या है, ये 0 ले लिया, तो 0 से ये हो गया -L/2 और ये हो गया प्लस का L/2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये वही तो हमने लिखा है कि -L/2 से वेरी कर रहा है प्लस का L/2 तक, क्योंकि ये 0 है ना, तो माइनस से प्लस तक वेरी कर रहा है। आप ये समझिए ना कि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -1 से +1। पीछे हम लोग ले रहे थे डायरेक्ट, ये 0 से लेकर 2 तक वेरी कर रहा था, तो 0 से लेकर 2 तक लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में 0 है, यहाँ पे -1 यहाँ है और +1 है, तो माइनस से +1 वेरी कर देंगे डायरेक्ट, तो -L/2 से +L/2, कुछ नहीं करना है यार। इतना पता नहीं मैं क्यों समझा रहा हूँ। m/L जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का L/2 से L/2 इंटू x² dx, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m/L इंटू एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 को 1/3 को बाहर ले जाते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक, माइनस का L/3 से प्लस का L/3 तक। ठीक है बच्चों, तो m/3L हो जाएगा इंटू L का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 × 9 9 × 27 माइनस, और ये करेंगे तो ये क्या आएगा, L का क्यूब जो कि माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है 27, ये कितना आ जाएगा बच्चों, m/3L इंटू दोनों पॉजिटिव होगा तो 2 टाइम्स ऑफ L³/27 आ जाएगा। एक L से L कट जाएगा तो L² बचेगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, सोचिए। एक सेकेंड, ये L/3 कौन लिख रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं, L/2 है ना बच्चों, ये पता नहीं यार क्या कर रहा हूँ मैं, L/2 है ना वो, तो L/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ 8 हो जाएगा ना ये, तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ रहा है ओवरऑल, mL² डिवाइडेड बाई 4×12, mL²/12 आ रहा है ना बच्चों, mL²/12 आ रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट 2, ठीक है, सिंपल है। अब ये निकाल लिया तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, अब तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अब 3 के अबाउट क्या है, 3 तो इसी एक्सिस पे है। हमने पीछे ही बताया कि अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करता है तो इसका मास, इसका डिस्टेंस ही नहीं होगा ना, आर्क परपेंडिकुलर कैसे लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इसी पे लाई कर रहा है। तो इसके अबाउट अगर घुमा दिया है, ऐसे गोल गोल घुमा दिया है, तो ऐसे ऐसे क्या ही घूमेगा। अगर हमारे पास मास भी यही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है, तो इसको गोल गोल घुमाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास इससे कुछ दूरी पे तो होना चाहिए, आर कुछ हो तो होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I3 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। 4 के अबाउट देख लेते हैं, 4 ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और ये टोटल लेंथ इसका L है, मतलब ये इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, मतलब कि ये जो है ना ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ये जो है इस एक्सिस है, तो ये जो है ना ये मास, ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसका मास हमें L दे रखा है ना बच्चों, इसका मास हमें M दे रखा है, लेंथ L दे रखा है, तो यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना है, D है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 4th एक्सिस कितना हो जाएगा, M, जो कि टोटल मास इसका M है, क्योंकि इसका हर पॉइंट सेम दूरी पे है ना बच्चों। अब बोलेंगे कि यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस एक्सिस के अबाउट ले रहे थे तो इसके अबाउट नहीं पता चल रहा था, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है कि ये टोटल मास इसका M है,
इस एक्सिस के अबाउट हमें नहीं पता था कि इसका हर एक मास का दूरी अलग अलग था ना बच्चों, यहाँ से दूरी ये अलग है, इसका दूरी अलग है, हर एक पार्टिकल का दूरी अलग अलग था। लेकिन इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो इसका मास जो है, इसका हर एक पार्टिकल का दूरी सेम है, डी ही है, डी ही है, डी ही है ना। तो हर एक पार्टिकल का दूरी डी है, मतलब कि डी सेम है बच्चों, सब में सेम है। तो हम क्यों अलग लेना चाहेंगे, क्यों हम इसमें अलग अलग मासेज तो भी सेम ही है ना। यहाँ पे मास लेंगे तो डी एम, यहाँ पे भी डी एम, और दूरी भी सेम है, और डी एम सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारे पास। अगर आपके हिसाब से अगर मैं लेना चाहूँ, आपके हिसाब से मान लेते हैं, आप बोलेंगे कि I4 क्या हो जाएगा, मान लेते हैं छोटा सा मास डी एम लिए हैं, तो डी एम इंटू उसके बीच का दूरी डी स्क्वायर, प्लस एक और मास है डी एम इंटू उनके बीच का दूरी डी स्क्वायर, फिर से प्लस डी एम इंटू उनके बीच का दूरी डी स्क्वायर, और ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, सारे को जोड़ देंगे, डी एम सब में से कॉमन आ जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, है ना। ये डीएम जो है ना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ताकि आपको पता चले, है ना बच्चों। ये मान लेते हैं कि DM1 है, ये DM2 है ना। ऐसे अलग अलग दिखाएंगे तभी तो जोड़ पाएंगे, सब सेम है तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो डी स्क्वायर सब में कॉमन आ गया, और DM1 प्लस DM2, ये है क्या DM1 DM2, ये मासेज का है ना, छोटे छोटे मासेज को सम किया है, DM3 ऐसे करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। ये सारे मासेज को जोड़ेंगे तो कैपिटल मास ही तो आएगा, टोटल मास तो एम ही है ना, तो एम इंटू डी स्क्वायर आ गया, I4। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ऐसे आपको मैंने समझा कर बताया, समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना। इजी है यार, करेंगे तो होगा बच्चों, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, कल और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा आपको, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन और करेंगे बाद में, तब तक के लिए हमको यहाँ तक आने के लिए समझिए चीज़ों को बच्चों, तब आपको अपने से सवाल होने लगेगा, समझना है, ठीक है। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके।